यहाँ पर एक प्रोज वर्क है, वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर। तो ये प्रोज वर्क है, इससे रिलेटेड 10 पॉइंट्स हैं, ध्यान से देखिए। देखिए एक्चुअली दिस प्रोज वर्क वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर, दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ बुक वाल्डन। ये जो है वाल्डन बुक है, उस वाल्डन बुक का ये दूसरा नंबर का चैप्टर है और इसको लिखा है रिटेन बाय हेनरी डेविड थोरियो। इसको हेनरी डेविड थोरियो ने लिखा। इनका जन्म होता है 1817 ईस्वी में और मृत्यु होती है 1862 ईस्वी में। हेनरी डेविड थोरियो ये अमेरिकन राइटर थे। द बुक वाल्डन रिटन बिटवीन 1847 टू 1854। इस बुक जिसका नाम है वाल्डन, इसको हेनरी डेविड थोरियो ने 1847 से 1854 ईस्वी के बीच में लिखा था और इसको पब्लिश करवाया गया 1854 ईस्वी में। इस बुक की सेटिंग क्या है? द वुड्स अराउंड वाल्डन पॉन्ड नियर कनकर्ड मैसाचुसेट्स, है ना। ये इस बुक की सेटिंग है, कहाँ पर सेटिंग है? तो वुड्स, वाल्डन पॉन्ड के आसपास की वुड्स के बारे में है, जो कि कनकर्ड मैसाचुसेट्स के पास में है। इसका जो जेनर है वो फिलोसॉफिकल टेक्स्ट या मेमोयर है और ये बुक जो है 18 चैप्टर से बना हुआ है। अब 18 चैप्टर कौन से हैं? इकोनॉमी, दूसरा चैप्टर है वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर और तीसरा है रीडिंग। 3 चैप्टर क्लियर हो गए ना। पहला चैप्टर है इकोनॉमी, दूसरा चैप्टर है वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर और तीसरा चैप्टर है रीडिंग। चौथा चैप्टर है साउंड्स, पांचवा चैप्टर है सॉलिट्यूड, छठा चैप्टर है विजिटर्स, सातवां चैप्टर है द बीन फील्ड और आठवां चैप्टर है द विलेज, नौवां चैप्टर है द पॉन्ड्स और 10वां चैप्टर है बुकर फॉर्म और 11वां चैप्टर है हायर लॉज। ठीक है। इसके बाद में 12वां नंबर का चैप्टर है वो है ब्रूट नेबर्स और 13वां चैप्टर है हॉर्स वार्मिंग। 14 नंबर का चैप्टर है फॉर्मर इनहेबिटेंट्स एंड विंटर विजिटर्स। 15 नंबर का चैप्टर है विंटर एनिमल्स। 16 चैप्टर है द पॉन्ड इन विंटर और 17 चैप्टर है स्प्रिंग और 18 चैप्टर है कंक्लूजन। तो देखिए ये द वाल्डन ये बुक ये 18 चैप्टर से बनी हुई है। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। पहला चैप्टर है इकोनॉमी, दूसरा चैप्टर है वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर, तीसरा चैप्टर है रीडिंग, चौथा चैप्टर है साउंड्स, पांचवा चैप्टर है सॉलिट्यूड, छठा चैप्टर है विजिटर्स, सातवां चैप्टर है द बीन फील्ड, आठवां चैप्टर है द विलेज, नौवां चैप्टर है द पॉन्ड्स और 10वां चैप्टर है बुकर फॉर्म और 11वां चैप्टर है हायर लॉज, 12वां चैप्टर है ब्रूट नेबर्स, 13वां चैप्टर है हाउस वार्मिंग और 14वां चैप्टर है फॉर्मर इनहेबिटेंट्स एंड विंटर विजिटर्स, 15वां चैप्टर है विंटर एनिमल्स, 16वां चैप्टर है द पॉन्ड इन विंटर, 17वां चैप्टर है द स्प्रिंग और 18वां चैप्टर है कंक्लूजन। इसके बाद देखिए वाल्डन डिटेल्स थोरियोज experiences over the course of 2 years 2 months and 2 days in a cabin। ये जो वाल्डन बुक है ना, इस वाल्डन बुक में विलियम वर्ड्सवर्थ के 2 साल 2 महीने और 2 दिन में इन्होंने जो भी एक्सपीरियंस फेस किया था वो उन सारी चीज़ों को इन्होंने इस वाल्डन बुक में चैप्टर में डिवाइड करके लिखा है। ही बिल्ट नियर वाल्डन पॉन्ड अमिड्स वुडलैंड नियर कनकर्ड मैसाचुसेट्स। मतलब जो केबिन में जहाँ रहते थे उसको ये वाल्डन पॉन्ड के पास बनाए थे, जो कि कनकर्ड मैसाचुसेट्स के पास में है। ठीक है। इन द सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर में जिसका नाम है वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर, इन द सेकंड चैप्टर थोरियो रिकलेक्ट्स द थॉट्स ऑफ प्लेसेस। थोरियो जो हैं उन जगह के थॉट्स को रिकलेक्ट करते हैं, उन जगह के बारे में विचार या ओपिनियन को लिखते हैं। ही स्टेड, जहाँ पर वो रुके थे, एट बिफोर सिलेक्टिंग द वाल्डन पॉन्ड को सिलेक्ट करने से पहले वो जहाँ जहाँ रुके थे, जिस तरह से रुके थे, उन सारे एक्सपीरियंसेस को, उन सारे थॉट्स को वो जो है इस बुक यानी कि सेकंड बुक वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर में लिखते हैं। थोरियो टेक्स द वुड्स ड्रीमिंग ऑफ एन एग्जिस्टेंस फ्री ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड फुल ऑफ लेजर्स। और थोरियो जो है वुड्स में जो है एक तरह से फुल ऑफ ऑब्लिगेशंस और जो है फुल ऑफ प्लेजर का मतलब को फील करते हैं, फुल ऑफ लेजर्स को। ठीक है। ही कोट्स द रोमन फिलोसफर
कैटोज वार्मिंग, और यहाँ पर ये रोमन फिलोसफर कैटोज की वार्निंग को भी याद करते हैं। जैसा कि कैटोज ने कहा था कि इट इज बेस्ट टू कंसीडर बाइंग अ फॉर्म वेरी केयरफुली बिफोर साइनिंग द पेपर्स। कैटोज ने कहा था कि देखो खरीदने कोई फॉर्म खरीदते समय जो है बहुत ध्यान पूर्वक उसको सोच समझ लेना चाहिए। क्या करने से पहले, उस पेपर पर, उस फॉर्म को खरीदने से पहले, पेपर पर साइन करने से पहले, किसी फॉर्म को खरीदते समय पेपर पर साइन करने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार लेना चाहिए। ठीक है। और एवरी मॉर्निंग ही बाथ्स इन द पॉन्ड, और हर सुबह जब वो वहां पर रहते थे ना, तो हर सुबह ये पॉन्ड में, वाल्डन पॉन्ड में नहाने के लिए जाते थे, कॉलिंग इट अ रिलीजियस एक्सरसाइज, और इसको वो जो है रिलीजियस एक्सरसाइज कहते थे। गॉड इज इन द प्रेजेंट मोमेंट, और वो कहते थे कि गॉड प्रेजेंट मोमेंट में है, इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल ट्रूथ, और स्पिरिचुअल ट्रूथ को एक्सपीरियंस करने के लिए वन मस्ट स्पेंड वंस डेज एज डिलिबरेटली एज नेचर, मतलब स्पिरिचुअल ट्रूथ का एक्सपीरियंस करने के लिए किसी को जो नेचर के साथ डिलिबरेटली रूप से एक दिन बिताना चाहिए, कुछ दिन बिताना चाहिए। ठीक है। तो ये 8 पॉइंट रिलेटेड टू वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं जल्दी से। तो देखिए, वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर, ये जो है वाल्डन बुक का दूसरा चैप्टर है। वाल्डन बुक को लिखा है हेनरी डेविड थोरियो ने। हेनरी डेविड थोरियो का जन्म 1870 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई। हेनरी डेविड थोरियो जो हैं ये अमेरिकन राइटर थे। ठीक है। और इनकी ये जो बुक है वाल्डन, इसको लिखा गया था 1847 से 1854 के बीच में, पब्लिश हुई 1854 में। और इस बुक की सेटिंग है द वुड्स अराउंड वाल्डन पॉन्ड, वाल्डन पॉन्ड के पास, आसपास के जंगल हैं जो कि कनकर्ड मैसाचुसेट्स के पास हैं। ठीक है। इसका जो जेनर है फिलोसॉफिकल टेक्स्ट और मेमोयर है। ये बुक 18 चैप्टर से बनी है। कौन कौन से चैप्टर हैं? पहला चैप्टर है इकोनॉमी, दूसरा चैप्टर है वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर, तीसरा चैप्टर है रीडिंग, चौथा चैप्टर है साउंड्स, पांचवा चैप्टर है सॉलिट्यूड, छठा चैप्टर है विजिटर्स, सातवां चैप्टर है द बीन फील्ड, आठवां चैप्टर है द विलेज, नौवां चैप्टर है द पॉन्ड्स, और 10वां चैप्टर है बेकर फॉर्म, और 11वां चैप्टर है हायर लॉज। ठीक। और 12वां चैप्टर है ब्रूट नेबर्स, 13वां चैप्टर है हॉर्स वार्मिंग, और 14वां चैप्टर है फॉर्मर इनहेबिटेंट्स एंड विंटर विजिटर्स, और 15वां चैप्टर है विंटर एनिमल्स, 16वां चैप्टर है पॉन्ड इन विंटर, और 17वां चैप्टर है स्प्रिंग, 18वां चैप्टर है कंक्लूजन। अब देखिए, ये जो वाल्डन है ना, ये इस वाल्डन बुक में थोरियोज के सारे एक्सपीरियंसेस इंक्लूड हुए हैं, जो कि वो एक केबिन में 2 वर्ष 2 महीना 2 दिन में जो भी एक्सपीरियंस महसूस किया, जो भी एक्सपीरियंस पाया, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस इन्होंने वाल्डन बुक में लिखा है। ठीक है। और ये जो केबिन है इन्होंने वाल्डन पॉन्ड के पास बनाया था। ठीक है। जो कि कनकर्ड के वुडलैंड के पास है। ठीक है। दूसरे चैप्टर जिसका नाम है वेयर आई लिव्ड एंड व्हाट आई लिव्ड फॉर, इस चैप्टर में उन्होंने उन जगहों के बारे में जिक्र किया है, उन जगहों के बारे में जो विचार ओपिनियंस थे उनको लिखा है, जहां पर वो वाल्डन पॉन्ड को सिलेक्ट करने से पहले जहां पर वो रुके थे, जिस तरीके से रुके थे। और जो है थोरियो जो हैं एक फ्री ऑफ ऑब्लिगेशंस और फुल ऑफ लेजर्स की बात करते हैं, जो कि उन्होंने एक फ्री ऑफ ऑब्लिगेशंस और फुल ऑफ लेजर्स को उन जंगलों में महसूस किया। ठीक है। और वो जो है इस चैप्टर में, चैप्टर सेकंड में, वो जो है रोमन, मतलब एक महान रोमन फिलोसफर कैटोज की वार्निंग को याद करते हैं, कोट्स को याद करते हैं। क्या है वो कोट्स? इट इज द बेस्ट टू कंसीडर बाइंग अ फॉर्म वेरी केयरफुली बिफोर साइनिंग द पेपर्स, मतलब ये बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ें अच्छे से सोच विचार लो, है ना। किसी फॉर्म को खरीदते समय पेपर पर साइन करने से पहले उस फॉर्म के बारे में अच्छे से सोच समझ लो, उस फॉर्म को निरीक्षण कर लो। ठीक है। और इसके साथ में जो, जैसा कि ये भी एक मतलब फॉर्म खरीदना चाहते थे, लेकिन क्या होता है कि बीच में उसके उस फॉर्म की ऑनर मना कर देते हैं। ठीक है।
और इस वजह से ये जो है इधर उधर मतलब वुड्स में इनको रहना पड़ता है, लेकिन बाद में इस चीज़ को ये अच्छा एक्सपीरियंस मानते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ इनके साथ। ठीक है, एवरी मॉर्निंग ही बाथ्स इन द पॉन्ड। अब जब ये रहते हैं वहाँ पर वुड्स में रहते हैं, तब ये जंगल में रोज़ सुबह जाते थे, नहाते थे, और इसको वो रिलीजियस एक्सरसाइज कहते थे। और इनका मानना है कि गॉड जो है प्रेजेंट मोमेंट में हर जगह है, और स्पिरिचुअल ट्रुथ का अगर एक्सपीरियंस करना है तो आपको जो है नेचर के साथ समय बिताना पड़ेगा, तभी आप एक्सपीरियंस मतलब तभी आप जो है स्पिरिचुअल ट्रुथ के एक्सपीरियंस को महसूस कर सकेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर एक पोयम है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इससे रिलेटेड यहाँ पर 10 पॉइंट्स हैं, तो सुनिए ध्यान से। अ पोयम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये एक ऐसी पोयम है जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे। बॉर्न 1770 1770 में जन्म हुआ एंड डाइड ऑन 1850, और 1850 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनको एज अ पोएट ऑफ नेचर भी कहते हैं। पब्लिश्ड इन 1807, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये पोएम कब पब्लिश हुई? 1807 ईस्वी में पब्लिश हुई। फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग इंटेलिजेंस इन materialistic world, instead praising beauty of nature और past memories of the poet with nature। देखिए यहाँ पर किस चीज को फोकस में किया गया है, तो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंडल्जेंस को फोकस किया गया है, कि जहाँ पर लोग नेचर की ब्यूटी को प्रेज करने के बजाय मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंडल्ज हो रहे हैं, या जो है नेचर के साथ जुड़े हुए पोएट को याद करने के बजाय वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। एक्सप्रेसेस फ्रस्ट्रेशन हाउ पीपल आर ऑब्सेस्ड विद मनी एंड मटेरियल गुड्स, लूजिंग टच विद नेचर। और इसके साथ पोएट यहाँ पर इस चीज के साथ फ्रस्ट्रेशन भी एक्सप्रेस करते हैं कि लोग किस तरह से पैसे के पीछे, मटेरियल चीजों के पीछे पागल बने हुए हैं। लूजिंग टच विद नेचर, और नेचर के साथ जो लगाव था उसको पूरी तरह से वो खो रहे हैं, खोते जा रहे हैं। मेन आइडिया ऑफ दिस पोएम, ह्यूमैनिटी हैज लॉस्ट टच विद नेचर। यहाँ पर ह्यूमैनिटी जो ह्यूमन काइंड्स हैं वो नेचर के साथ लगाव को बिल्कुल खो दिए हैं, एंड इज ओवरली फोकस्ड ऑन मटेरियलिज्म एंड वर्ल्डली परस्यूट्स, और जो हैं पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस है ना, और वर्ल्डली चीज़ों पर फोकस करते हैं, बल्कि नेचर से बिल्कुल पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अ टाइप ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, देखिए द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये जो है एक पेट्रार्कन सोनेट है, और इसका टोन है क्रिटिकल एंड मेलांकनिक टोन है। पोएम चैलेंज द रीडर्स टू री-इवेल्युएट देयर प्रायोरिटीज विद नेचर एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यहाँ पर पोएम रीडर्स को ये चैलेंज करता है कि रीडर्स आप लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड और नेचर के साथ अपनी प्रायोरिटीज को री-इवेल्युएट करो और उसको निभाओ। ठीक है, राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है? तो इस पोएम का राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी। क्लियर है? पेट्रार्कन सोनेट जो है एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट से बना है। तो ऑक्टेव का राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए, और सेस्टेट का राइमिंग स्कीम है सी डी सी डी। क्लियर है? तो ये 9 पॉइंट रिलेटेड टू द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए, अ पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, एक ये पोएम है, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में, मृत्यु 1850 में। विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे। ये पोएम कब पब्लिश हुई? तो 1807 ईस्वी में पब्लिश हुई, और इस पोएम में जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोग इंडल्ज हो रहे हैं, इस चीज़ को फोकस किया गया है, जबकि नेचर की ब्यूटी को प्रेज नहीं कर रहे हैं, और ना ही नेचर से जुड़े हुए किसी पोएट की पास्ट मेमोरीज को याद करना चाह रहे हैं। और पोएट जो है इस बात से लेकर फ्रस्ट्रेशन को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि लोग किस तरह से पैसे और मटेरियल गुड्स के पीछे पागल बने हुए हैं, और ये जो है नेचर से लगाव पूरी तरह से ख़त्म करते जा रहे हैं। इस पोएम का मेन आइडिया है कि जो है नेचर के साथ जो ह्यूमैनिटी का लगाव है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और जो है
और जो है मटेरियलिज्म या वर्ल्डली परस्यूट्स पर फोकस, जो वर्ल्ड के लोग हैं ये मटेरियलिज्म और वर्ल्डली प्लेजर पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। और ये जो है एक पेट्रार्कन टाइप की सोनेट है। इसका टोन क्रिटिकल और मेलांकोलिक टोन है। पोएम यहाँ पर चैलेंज करता है रीडर्स को कि आप जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और नेचर के साथ अपनी प्रायोरिटीज को री इवेल्युएट करो और उससे कनेक्ट हो। राइमिंग स्कीम है इस पोएम का ए सी डी सी डी। यहाँ पर एक पोएम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, इससे रिलेटेड जो है 8 पॉइंट हैं, ध्यान से देखिए। देखिए अब पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग एक पोएम है, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड्स 1978। देखिए ये लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग ये जो है लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुआ था। लिरिकल बैलेड्स कब पब्लिश हुआ था? तो 1978 ईस्वी में, सॉरी 1700, यहाँ पर गलत हुआ है, 1798 होगा, सॉरी इसके लिए। 1798 ईस्वी में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ था, 1978 नहीं होगा, 1798 में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ था। पोएम बिगिंस विद द स्पीकर डिस्क्राइबिंग हिज सराउंडिंग्स इन अर्ली स्प्रिंग। देखिए ये पोएम स्पीकर के साथ शुरू होता है, जहां पर स्पीकर जो है अर्ली स्प्रिंग में अपने आसपास के सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, हाईलाइट्स द ब्यूटी एंड वाइटैलिटी ऑफ नेचर। और पोएट जो वर्ड्सवर्थ साहब हैं ये जो है नेचर के ब्यूटी और वाइटैलिटी को हाईलाइट करते हैं। और थीम्स इनोसेंस, मोरालिटी, लव, नेचर्स ब्यूटी, स्पिरिचुअलिटी, पीस, नेचर, पैसेज ऑफ टाइम। और यहाँ पर इस पोएम में कई सारी थीम हैं। थीम कौन कौन सी? इनोसेंस, मोरालिटी, लव, नेचर्स ब्यूटी एंड स्पिरिचुअलिटी, पीस, नेचर और पैसेज ऑफ टाइम है। एप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्प्रिंग एंड फॉर्म्स अ हार्मोनीज रिलेशनशिप विद नेचर। देखिए यहाँ पर इस पोएम में जो है स्प्रिंग की ब्यूटी को, स्प्रिंग सीजन की ब्यूटी को अप्रिशिएट किया जाता है एंड फॉर्म्स अ हार्मोनीज रिलेशनशिप विद नेचर, और नेचर के साथ एक हार्मोनीज रिलेशनशिप को बनाया जाता है। बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर टू स्टेट ऑफ ह्यूमन काइंड। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन, एक स्टेट ऑफ नेचर का कंपैरिजन स्टेट ऑफ ह्यूमन काइंड से किया जाता है। किसमें? इस पोएम में, जिसका नाम है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर इन स्प्रिंग टाइम। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग टाइम में नेचर की ब्यूटी को सेलिब्रेट किया जाता है एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन ह्यूमैनिटीज डिस्कनेक्शन फ्रॉम इट। और इस चीज को भी रिफ्लेक्ट किया जाता है जहां पर ह्यूमैनिटीज का डिसकनेक्शन जो है इस नेचर से हो रहा है, मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो नेचर से डिसकनेक्ट हो रहे हैं। ब्यूटी एंड हार्मनी ऑफ नेचर एज अ सोर्स ऑफ कंफर्ट। यहाँ पर जो है ब्यूटी, नेचर की जो ब्यूटी और हार्मनी है इसको सोर्स ऑफ कंफर्ट और जॉय फॉर ह्यूमन के केस में यूज किया गया है। इतना क्लियर है? तो ये 8 पॉइंट है। चलिए 8 पॉइंट रिलेटेड टू लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग एक पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ के एक पोएट्री ऑफ कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश किया गया, और लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश किया गया था 1798 ईस्वी में। याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूँ। 1978 नहीं होगा बल्कि 1798 होगा। पोएम बिगिंस विद द, यहाँ पर पोएम जो है वो स्पीकर के साथ शुरू होता है, जहाँ पर स्पीकर अर्ली स्प्रिंग में अपने आसपास के सराउंडिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं और जो है नेचर के ब्यूटी और वाइटैलिटी को हाईलाइट करते हैं। इनोसेंस, मोरालिटी, लव, नेचर्स ब्यूटी, स्पिरिचुअलिटी, पीस, नेचर, पैसेज ऑफ टाइम को ये जो है थीम के रूप में दिखाते हैं, और जो है स्प्रिंग के ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं और जो है नेचर के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या बनाते हैं। ठीक है, ये पोएम जो है स्टेट ऑफ नेचर की कंपैरिजन स्टेट ऑफ ह्यूमन काइंड से करते हैं, इस पर बेस्ड है। और इस पोएम में
इस पोयम में स्प्रिंग टाइम की नेचर की ब्यूटी को सेलिब्रेट किया जाता है और जो है बताया जाता है किस तरह से ह्यूमन जो है नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए, इस चीज को रिफ्लेक्ट किया जाता है। और जो है ये जो नेचर का ब्यूटी और हार्मनी है, इसको जो है एक सोर्स ऑफ कंफर्ट और जॉय फॉर मेन के रूप में दिखाया गया है इस पोयम में। द मोअर अगेंस्ट गार्डन, देखिए ये पोयम का नाम है। पोयम का नाम क्या है? द मोअर अगेंस्ट गार्डन। ठीक, इस पोयम को लिखा है एंड्रयू मार्वेल ने। इससे रिलेटेड यहाँ पर जो है 11-12 पॉइंट्स कवर किया जाएगा। तो देखिए, डिस्क्राइब्स द गार्डन्स बैरन सीन। इस पोयम में द मोअर अगेंस्ट गार्डन्स में गार्डन के बैरन सीन को डिस्क्राइब किया जाता है। और किस चीज को डिस्क्राइब किया जाता है? तो फ्लावरी मीड्स को भी डिस्क्राइब किया जाता है टू क्रिएट अ स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द आर्टिफिशियलिटी ऑफ गार्डन एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। देखिए, नेचुरल ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड और जो है आर्टिफिशियलिटी ऑफ गार्डन के बीच एक कंट्रास्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर गार्डन्स के बैरन सीन और फ्लावरी मीड्स को डिस्क्राइब किया जाता है पोएट के द्वारा इस पोयम द मोर अगेंस्ट गार्डन में। ठीक, emphasizes the loss of natural simplicity and authenticity in favor of artificiality and excess। देखिए, इस पोयम में द मोअर अगेंस्ट गार्डन, इस पोयम में नेचुरल सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी के लॉस को इम्फेसाइज किया गया है, वो भी किसके फेवर में? आर्टिफिशियलिटी और एक्सेस के फेवर में। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? इट प्रेजेंट्स अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ आर्टिफिशियलिटी एंड एक्सेस ऑफ कल्टिवेटेड गार्डन्स। देखिए, ये पोयम जो है आर्टिफिशियलिटी को क्रिटिसाइज करता है और जो है कल्टिवेटेड गार्डन्स के एक्सेस की बात करता है। कंसर्न्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन ऑन द नेचुरल वर्ल्ड एंड लॉस ऑफ सिंप्लिसिटी एंड ऑथेंटिसिटी। और ये पोयम जो है ह्यूमन इंटरवेंशन के इम्पैक्ट के बारे में बात करता है, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन का जो इम्पैक्ट होता है वो किन पर पड़ता है? नेचुरल वर्ल्ड पर पड़ता है और इससे लॉस ऑफ सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी होती है। मार्वेल एम्प्लॉयज अ टोन ऑफ बिटरनेस एंड रिजेंटमेंट टुवर्ड्स द कल्टिवेटेड गार्डन्स। देखिए, मार्वेल यहाँ पर एक टोन ऑफ बिटरनेस का यूज करता है, ठीक है, और टोन ऑफ बिटरनेस और रिजेंटमेंट का यूज करता है इन कल्टिवेटेड गार्डन्स की तरफ। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? एक्सप्लोर्स द टेंशन बिटवीन ह्यूमन इंटरवेंशन एंड नेचुरल ब्यूटी। और इस पोयम में ह्यूमन इंटरवेंशन और नेचुरल ब्यूटी के बीच में जो टेंशन्स हैं उस चीज को भी एक्सप्लोर किया जाता है। Marvel's depiction of the Moor as a figure who seeks to restore the natural order by cutting down the artificial gardens underscores his belief in value of unspoiled nature। देखिए, यहाँ पर क्या होता है? मोअर एक्चुअली एक ये इक्विपमेंट होता है जिसको प्लांट को एक शेप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसको कट करने के लिए, उसकी टहनियों को कट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर दिया भी गया, मोअर इज अ मशीन फॉर कटिंग ग्रास। द पोएम आर्ग्यूज दैट ह्यूमंस हैव डिसरप्टेड द नेचुरल ऑर्डर बाय ग्राफ्टिंग डिफरेंट प्लांट्स टुगेदर एंड कॉजिंग प्लांट्स टू लूज देयर ओरिजिनल आइडेंटिटीज। यहाँ पर ये पोएम इस बात पर आर्ग्यू करता है कि ह्यूमंस जो हैं, है ना, प्लांट के डिफरेंट पार्ट को कट करके उसका नेचुरल ऑर्डर जो है बिगाड़ देते हैं, है ना, और इससे क्या होता है? प्लांट जो है अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को खो देता है। ठीक, इट लैमेंट्स दैट ह्यूमंस हैव रिप्लेस्ड द नेचुरल इनोसेंस ऑफ द फील्ड्स विद दीज आर्टिफिशियल मैनिपुलेशंस प्रायोरिटाइजिंग द ऑर्नामेंटेशन ओवर नेचर। देखिए, यहाँ कह रहे हैं ये जो है ऑर्नामेंट के लिए ऐसा किया जाता है, सजावट के लिए ऐसा किया जाता है, लेकिन ऐसा करके एक तरह से जो है प्लांट का जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसकी शेप को, उसकी
ओरिजिनल आइडेंटिटी को बेस्ट कर दिया जाता है, बेकार कर दिया जाता है। क्लियर है? तो ये 11 पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द पोएम। पोएम का नाम क्या है? द मोअर अगेंस्ट गार्डन। एक बार रिवाइज इसको करिए तो देखिए, द मोअर अगेंस्ट गार्डन ये एक पोएम है, इसको लिखा है एंड्रयू मार्वेल ने। ये पोएम गार्डन्स की बैरन सीन और फ्लावरी मेड्स को डिस्क्राइब करता है, ताकि आर्टिफिशियलिटी ऑफ गार्डन और नेचुरल ब्यूटी ऑफ कंट्री साइड के बीच एक डार्क कंट्रास्ट को क्रिएट किया जा सके। और ये किस पर फोकस करता है? तो लॉस ऑफ नेचुरल सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी पर फोकस करता है, क्योंकि आर्टिफिशियलिटी और एक्सेस ये ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से जो है नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑथेंटिसिटी का लॉस हो रहा है। ठीक है? और ये जो है आर्टिफिशियलिटी और एक्सेस जो कि ज़्यादा हो रहा है, आर्टिफिशियलिटी और एक्सेस कल्टिवेटेड गार्डन्स के प्रति ये ज़्यादा हो रहा है, इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी करता है। ठीक है? और इसमें जो है ह्यूमन इंटरवेंशन का इम्पैक्ट के बारे में बात किया गया है कि ह्यूमन इंटरवेंशन का इम्पैक्ट किस तरह से नेचुरल वर्ल्ड पर पड़ता है और इससे लॉस ऑफ सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी हो जाती है। मार्वेल जो हैं यहाँ पर बिटरनेस और रिजेंटमेंट के टोन का यूज करते हैं इन कल्टिवेटेड गार्डन्स के प्रति। और इसके साथ में यहाँ पर जो है ह्यूमन इंटरवेंशन और नेचुरल ब्यूटी के बीच जो टेंशन, इस चीज़ को भी एक्सप्लोर किया जाता है। ठीक है? और मार्वेल जो है इस मोर के प्रति एक डेपिक्शन करते हैं, जहाँ पर ये कहते हैं कि मोर एक तरह से फिगर होता है जिसको जो है एक नेचुरल ऑर्डर में लाने के लिए जो है कट डाउन किया जाता है। और इससे क्या होता है, आर्टिफिशियल गार्डन्स जो होते हैं अपनी बिलीफ, एक तरह से वो अनस्पॉइल्ड नेचर की वैल्यू में जो है अपनी बिलीफ को खो देते हैं, मतलब एक तरह से उनका शेप जो है बिगाड़ दिया जाता है। ठीक है? मोअर एक मशीन है जो कि घास को काटने के लिए यूज किया जाता है, या जो है प्लांट के छोटे छोटे पार्ट को कट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, पोएम इस बात पर भी आर्ग्यू करते हैं कि जो है पौधे के डिफरेंट पार्ट को कट करके जो है उसको एक नेचुरल ऑर्डर, जो पौधे का नेचुरल ऑर्डर है ना, उसको डिसरप्ट कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है, जो पौधा होता है अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटीज को खो देता है। ठीक है? और वो जो है मतलब ये पोएट फाइनली जो है नेचुरल इनोसेंस पर मतलब ये जोर देते हैं, नेचुरल इनोसेंस ऑफ फील्ड्स पर को रिप्लेस करने की बात करते हैं। और ये बताते हैं किस तरह से ये जो है नेचुरल इनोसेंस ऑफ फील्ड्स किस तरह से आर्टिफिशियल मैनिपुलेशंस में चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है। और लोग ऑर्नामेंटेशन, नेचर के ऊपर ऑर्नामेंटेशन को ज़्यादा प्रायोरिटीज दे रहे हैं। बिनसे पॉपुलर, अब यहाँ देखिए बिनसे पॉपुलर्स से रिलेटेड 8 पॉइंट्स हैं। अ पोएम रिटन बाय जी.एम. हॉपकिंस। बिनसे पॉपुलर्स एक ऐसा पोएम है जिसको जी.एम. हॉपकिंस ने लिखा। इनका पूरा नाम था जेराल्ड मैनली हॉपकिंस। द पोएम डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर ट्रीज डेट आर एबल टू विदस्टैंड द एलिमेंट्स एंड थ्राइव डिस्पाइट देयर सराउंडिंग्स। देखिए ये पोएम जो है एक पॉपुलर ट्रीज के ग्रुप को डिस्क्राइब करता है। ठीक है? जो कि अपने सराउंडिंग्स के बावजूद भी फलता फूलता है और जो है खड़ा रहता है। He describes the poplars as गैस, गोल्ड, वर्मिलियन एंड रेयर डियर ब्रिटेन्स। वो जो है यहाँ पर पोएट जेम हॉपकिंस जो है पॉपुलर ट्रीज को एक गैस, गोल्ड, वर्मिलियन या जो है रेयर डियर ब्रिटेन्स के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। पॉपुलर्स कंटिन्यू टू ग्रो एंड फ्लोरिश डिस्पाइट डिफरेंट चैलेंजेस। डिफरेंट चैलेंजेस के बावजूद भी पॉपुलर ट्रीज जो होते हैं ग्रो होते हैं और फ्लोरिश होते रहते हैं। ठीक है? हॉपकिंस डिस्क्राइब्स हाउ द पॉपुलर्स हैव बीन शेकन बाय द गेल्स एंड बेंड टू द स्ट्रोक्स। देखिए यहाँ हॉपकिंस इस बात को डिस्क्राइब करते हैं किस तरह से पॉपुलर्स जो हैं ये गेल्स के द्वारा सेक रहते हैं और स्ट्रोक्स से बेंड रहते हैं। पोएट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी एंड रेजिलेंस ऑफ नेचर। पोएट जो हैं इस पोएम पॉपुलर्स बिनसे पॉपुलर्स में क्या करते हैं, नेचर के ब्यूटी और रेजिलेंस को सेलिब्रेट करते हैं। और किस थीम को एक्सप्लोर करते हैं, तो एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और थीम्स ऑफ चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन के
को एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर पोएट। द पोएम सर्व्स एज अ poignant reminder of the enduring power of nature and its ability to withstand the trials of time। यहाँ पर जो पोएम है, बिन से पॉपुलर पोएम है, ये जो है poignant रिमाइंडर को की तरह से यूज होता है, ठीक है, जहाँ पर पावर ऑफ नेचर और इसके एबिलिटी को एंड्योर के रूप में, रिमाइंडर के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। और इससे ये क्या होते हैं, टू विथस्टैंड द ट्रायल्स ऑफ टाइम। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए बिन से पॉपुलर से रिलेटेड 8 पॉइंट्स का एक बार रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। देखिए बिन से पॉपुलर से एक पोएम है, इसको जी.एम. हॉपकिंस ने लिखा, जेराल्ड मैनली हॉपकिंस ने लिखा। ये एक ऐसी पोएम है जहाँ पर पॉपुलर ट्रीज के ग्रुप को डिस्क्राइब किया जाता है और ये बताया जाता है कि अपने सराउंडिंग्स के बावजूद भी इसके डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं स्टैंड रहते हैं और जो है ये फलते फूलते हैं, ठीक है। और ये पॉपुलर ट्रीज को गैस गोल्ड वर्मिलियन के रूप में डिस्क्राइब करते हैं और रेयर डियर ब्रिटेन के रूप में। पॉपुलर ट्री ये जो है कंटिन्यू ग्रो होता है, फ्लोरिश होता है अपने आसपास डिफरेंट चैलेंजेस के बावजूद भी। हॉपकिंस जो है पॉपुलर ट्रीज को, हॉपकिन डिस्क्राइब करते हैं कि पॉपुलर ट्रीज कैसे जो है, जो कि शेकिंग बाय गेल्स और बेंड टू स्ट्रोक्स रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कंटिन्यू फलता फूलता रहता है। पोएट सेलिब्रेट्स द पोएट जो है नेचर के इस पोएम में, बिन से पॉपुलर्स में, नेचर के ब्यूटी और रेजिलेंस को पोएट सेलिब्रेट करते हैं और जो है चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन की थीम को एक्सप्लोर करते हैं। पोएम जो है, पोएम को एक पॉइग्नेंट रिमाइंडर ऑफ एंड्योरिंग पावर ऑफ नेचर एंड इट्स एबिलिटी के रूप में सर्व करता है, ठीक है। तो ये आपका बिन से पॉपुलर्स है। देखिए यहाँ पर वीमेन इन नेचर, इसको वंदना शिवा ने लिखा। इससे रिलेटेड जो है 10 पॉइंट्स हैं। वंदना शिवा का जन्म हुआ था 1952 ईस्वी को। अच्छा, वीमेन इन नेचर को वंदना शिवा ने लिखा है। एक्चुअली होता क्या है, वीमेन इन नेचर ये जो है वंदना शिवा का एक बुक था, है ना, जिसका नाम है स्टेइंग अलाइव। तो इस बुक स्टेइंग अलाइव का ये तीसरा चैप्टर है। स्टेइंग अलाइव इज डेडिकेटेड टू वंदना शिवाज मदर, और ये बुक स्टेइंग अलाइव ये वंदना शिवा की माँ को डेडिकेट है। क्लियर है। और इसके बाद में स्टेइंग अलाइव कंसिस्ट ऑफ 7 चैप्टर्स। ये बुक स्टेइंग अलाइव ये 7 चैप्टर से बनी हुई है। पहले चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, इकोलॉजी एंड वीमेन। दूसरे चैप्टर का नाम है साइंस, नेचर एंड जेंडर। और तीसरे चैप्टर का नाम है वीमेन इन नेचर। और चौथे चैप्टर का नाम है वीमेन इन द फॉरेस्ट। और पांचवें चैप्टर का नाम है विमेन इन द फूड चेन। और छठवें चैप्टर का नाम है विमेन एंड वैनिशिंग वाटर्स। और सातवें चैप्टर का नाम है टेरा मीटर रिक्लेमिंग द फेमिनाइन प्रिंसिपल। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विमेन इन इंडिया आर एन इंटीमेट पार्ट ऑफ नेचर। विमेन इन इंडिया, जो इंडिया की विमेन है इंडिया में, वो नेचर का एक तरह से इंटीमेट पार्ट होती हैं, बोथ इन इमेजिनेशन में भी एंड इन प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस में भी। एट वन लेवल नेचर इज सिंबलाइज्ड एज एम्बॉडीमेंट ऑफ फेमिनाइन प्रिंसिपल। और एक लेवल पर नेचर को जो है फेमिनाइन प्रिंसिपल के एम्बॉडीमेंट के रूप में सिंबलाइज किया जाता है, और दूसरे लेवल पर at another she is nurtured by the feminine to produce life and provide sustenance। और दूसरे लेवल पर इनको जो है फेमिनाइन के द्वारा नर्चर किया जाता है लाइफ को प्रोड्यूस करने के लिए और उसको जो है सस्टेनेंस प्रोवाइड करने के लिए। फॉर वीमेन हु आर लीडिंग इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स, देखिए ऐसे वीमेन के लिए जो कि इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स को लीड कर रही हैं, द नेचर दे प्रोटेक्ट इज लिविंग, प्रकृति, नेचर उनके लिए एक तरह से लिविंग प्रकृति है, जो कि नेचर की प्रोटेक्ट करती है एक लिविंग प्रकृति की तरह। इट इज अवेयरनेस ऑफ नेचर एज अ लिविंग फोर्स एंड of themselves as partners with her in the production of sustenance that guides their ecological struggles। मतलब नेचर के लिए अवेयरनेस की बात है एक लिविंग फोर्स की तरह, और जो है एक पार्टनर्स के रूप में। देखो होता क्या है, ऐसी वीमेन जो कि इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स कर रही होती हैं, उनके साथ नेचर एक तरह से पार्टनर की तरह रोल प्ले करती हैं, उसकी हेल्प करती हैं। विमेन इन नेचर कैन बी अंडरस्टूड बाय 3 एस्पेक्ट्स। देखिए विमेन इन नेचर इस चैप्टर को आप जो है बेहतर तरीके से
तीन एस्पेक्ट से समझ सकते हैं। एक तो नेचर एज द फेमिनाइन प्रिंसिपल, यानी कि नेचर को फेमिनाइन प्रिंसिपल के रूप में देखते हुए, और दूसरा नेचर एंड वीमेन एज प्रोड्यूसर ऑफ लाइफ, नेचर और वीमेन इन दोनों को लाइफ के प्रोड्यूसर्स के रूप में, और तीसरा जेंडर इडियोलॉजी वर्सेस द रिकवरी ऑफ फेमिनाइन प्रिंसिपल, जेंडर इडियोलॉजी को किनसे कंपैरिजन करते हुए, फेमिनाइन प्रिंसिपल के रिकवरी से कंपैरिजन करते हुए। सेल्फ एज द बीइंग मोड रिप्रेजेंट्स द फेमिनाइन प्रिंसिपल एंड फंक्शंस। सेल्फ एज द बीइंग मोड ये जो है फेमिनाइन प्रिंसिपल और फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। शक्ति इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द फेमिनाइन प्रिंसिपल पावर इन द यूनिवर्स। देखिए शक्ति एक ऐसा वर्ड है जो कि यूनिवर्स में फेमिनाइन प्रिंसिपल पावर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। वंदना शिवा बॉर्न इन 5 नवंबर 1952 इन देहरादून यूपी। वंदना शिवा का जन्म 5 नवंबर 1952 ईस्वी को देहरादून यूपी में हुआ था। वाज एन इंडियन स्कॉलर, ये इंडियन स्कॉलर थी, इन्वायरमेंटल थी, एक्टिविस्ट थी, फूड सोवरेनिटी थी, एडवोकेट थी, इको फेमिनिस्ट थी और एंटी ग्लोबलाइजेशन ऑथर्स भी थी। क्लियर है? तो ये है आपका 10 पॉइंट्स रिलेटेड टू विमेन इन नेचर रिटन बाय वंदना शिवा। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। विमेन इन नेचर को वंदना शिवा ने लिखा, 1952 में जन्म हुआ था। ये तीसरा चैप्टर है कौन सी बुक का? स्टेइंग अलाइव बुक का। स्टेइंग अलाइव को किसने लिखा? वंदना शिवा ने ही। और स्टेइंग अलाइव बुक वंदना शिवा ने अपनी माँ को डेडिकेट किया है और ये 7 चैप्टर से बना हुआ है। पहले चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट इकोलॉजी एंड वीमेन, डेवलपमेंट इकोलॉजी एंड वीमेन। दूसरे चैप्टर का नाम है साइंस नेचर एंड जेंडर। तीसरे चैप्टर का नाम है वीमेन इन नेचर। चौथे चैप्टर का नाम है वीमेन इन द फॉरेस्ट। पांचवें चैप्टर का नाम है वीमेन इन द फूड चेन। और छठे चैप्टर का नाम है वीमेन एंड वैनिशिंग वाटर्स। और सातवें चैप्टर का नाम है टेरा मेटर रिक्लेमिंग द फेमिनाइन प्रिंसिपल। देखिए विमेन इन इंडिया जो हैं वो नेचर का एक इंटीमेट पार्ट होती है, इमेजिनेशन में भी और प्रैक्टिस में भी। एक लेवल से नेचर को जो है फेमिनाइन प्रिंसिपल के इम्बॉडीमेंट के रूप में सिम्बलाइज किया जाता है और दूसरे लेवल पर इसको जो है फेमिनाइन के ही द्वारा नर्चर भी किया जाता है ताकि लाइफ को प्रोड्यूस कर सकें और जो एक सस्टेनेंस को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ऐसी विमेन जो कि इकोलॉजिकल स्ट्रगल को लीड कर रही होती हैं उनके लिए नेचर जो कि उनकी प्रोटेक्ट करते हैं वो लिविंग प्रकृति हैं। ठीक है, और ये चीज़ ऐसी विमेन जो कि इकोलॉजिकल स्ट्रगल कर रही होती हैं उनके गाइडेंस में, ठीक है, उनके गाइडेंस में, उनके प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेंस में उनके साथ है नेचर एक पार्टनर्स की तरह काम करता है। विमेन इन नेचर को आप 3 एस्पेक्ट में अच्छे तरीके से समझ सकते हैं इस चैप्टर को। विमेन एज द फेमिनाइन प्रिंसिपल, विमेन को एक फेमिनाइन प्रिंसिपल के रूप में, ठीक है। नेचर एंड विमेन एज प्रोड्यूसर्स ऑफ लाइफ, नेचर और विमेन को एक लाइफ के प्रोड्यूसर्स के रूप में। जेंडर इडियोलॉजी वर्सेस द रिकवरी ऑफ फेमिनाइन प्रिंसिपल, जेंडर इडियोलॉजी की कंपैरिजन करते हुए किससे कंपैरिजन करते हुए? तो रिकवरी ऑफ फेमिनाइन प्रिंसिपल से। इसके बाद में सेल्फ एज द बीइंग मोड, ये जो है फेमिनाइन प्रिंसिपल और फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और शक्ति एक ऐसा वर्ड है जो कि यूनिवर्स में फेमिनाइन प्रिंसिपल पावर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। वंदना शिवा का जन्म 5 नवंबर 1952 को देहरादून उत्तर प्रदेश में हुआ। ये इंडियन स्कॉलर, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, फूड सॉवरेनिटी एडवोकेट, इको फेमिनिस्ट और एंटी ग्लोबलाइजेशन ऑथर थी। कौन? वंदना शिवा। देखिए यहाँ पर गार्डन, द गार्डन पोएम से रिलेटेड 14 पॉइंट्स हैं। तो द गार्डन, इसको थॉट इन द गार्डन भी बोल सकते हैं, है ना, द गार्डन या थॉट इन द गार्डन भी बोल सकते हैं। ये एक पोएम है, अ पोएम रिटन बाय एंड्रयू मार्वेल। ये एक पोएम है जिसको एंड्रयू मार्वेल ने लिखा है। और एंड्रयू मार्वेल जो है मेटाफिजिकल पोएट थे, याद रखिएगा ये पोएम भी मेटाफिजिकल पोएम है। क्लासिकल पोएम इन इट्स फॉर्म, ये अपने फॉर्म में क्लासिकल पोएम के रूप में प्रेजेंट होती है। बिकॉज द स्टेंजा रिदम एंड राइम एज वेल एज वर्ड चॉइसेस आर लाइक अ क्लासिकल पोएट्री, क्योंकि इस पोएम के जो स्टेंजा हैं, जो रिदम हैं, जो राइम हैं, ये सब बिल्कुल क्लासिकल पोएट्री की तरह है, क्लासिकल पोएट्री की ही तरह चूज किए गए हैं। जिस तरह से क्लासिकल पोएट्री में ये सारी चीजें होती है ना, उसी तरीके से इस पोएम में भी इसकी स्टेंजा, रिदम, राइम और वर्ड चॉइस हैं। पोएट बिगिंस दिस पोएम द
garden by comparing nature with society and social life। देखिए पोएट इस पोएम जिसका नाम है द गार्डन, इस पोएम को नेचर को सोसाइटी और सोशल लाइफ से कंपेयर करते हुए इस पोएम को शुरू करते हैं। ठीक है, पोएट क्लेम्स दैट नेचर इज द ओनली ट्रू प्लेस फॉर कंप्लीट लग्जरी। और पोएट जो है ऐसा क्लेम करते हैं कि नेचर ही एक ऐसा प्लेस है जो कि सोसाइटी सॉरी 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 नेचर ही एक ऐसा प्लेस है जहां पर कंप्लीट लग्जरी मिल सकती है। और ये पोयम द गार्डन मेटाफिजिकल टाइप की पोयम है। पोयम इज रोमांटिक बिकॉज इट इज अबाउट अ नेचर। देखिए पोयम जो है रोमांटिक टाइप की पोयम है क्योंकि ये जो है नेचर के बारे में है। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्स पर्सनल एंड इमोशनल फीलिंग्स अबाउट लाइफ इन द नेचर एंड सोसाइटी। ये पोयम द गार्डन, ये पोयम जो है पोएट्स के पर्सनल और इमोशनल फीलिंग्स के एक्सप्रेशन है लाइफ के प्रति, जो कि नेचर और सोसाइटी में ये चीज नेचर और सोसाइटी से कंपेयर करते हुए ये जो है पोएट अपनी पर्सनल फीलिंग और इमोशनल फीलिंग्स को बताते हैं, है ना। पोएम कंटेन्स 9 स्टेंजा। इस पोएम में 9 स्टेंजा है। ईच स्टेंजा हैज 8 लाइन्स और हर स्टेंजा में 8 लाइन्स का है, यानी कि हर स्टेंजा ऑक्टेव टाइप का है। ठीक है, टोटल 72 लाइन्स टोटल इस पोएम में 72 लाइन्स हैं। और राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा या ईच ऑक्टेव, हर ऑक्टेव का राइमिंग स्कीम है वो है ए ए बी बी सी सी डी डी है। द पोएम इज सेट इन गार्डन। इस पोएम को गार्डन में सेट की गई है। थीम्स ऑफ द पोएम, और इस पोएम का जो थीम्स है वो है नेचर, ब्यूटी, पोएटिक इमेजिनेशन और स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो द गार्डन पोएम का थीम क्या है? नेचर, ब्यूटी, पोएटिक इमेजिनेशन और स्पिरिचुअलिटी। इसके बाद में मेन थीम क्या है तो बताइए। द गार्डन का मेन थीम है पीसफुल लाइफ इन नेचर इज मोर सेटिस्फाइंग देन सोशल लाइफ एंड ह्यूमन लाइफ। यहाँ पर ये बताया गया है कि नेचर में जो पीसफुल लाइफ होती है ना, वो सोशल लाइफ और ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, ज़्यादा सेटिस्फाई होता है ना। इन द पोएम एर्थ एंड 9th स्टेंजा द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द लोनली एडम इन द गार्डन ऑफ ईडन। अब देखिए पोएम के 8th और 9th स्टेंजा में स्पीकर इस बात को, अपने आप को कंपेयर करता है। किसके साथ में करता है? एडम के साथ कंपेयर करता है। जब एडम गार्डन ऑफ ईडन में अकेला था तब कंपेयर करता है। और वो कहता ही आल्सो अर्ज दैट बीइंग लोनली वाज अ सेकंड पैराडाइज फॉर एडम। वो कहता है कि एडम जो कि जब तक गार्डन ऑफ ईडन में अकेला रहता था तब तक उसके लिए ये चीज एक प्रकार से दूसरा पैराडाइज था। और एक पैराडाइज तो था ही, विच वाज द गार्डन ऑफ ईडन, जो कि गार्डन ऑफ ईडन एक पैराडाइज था। और इसके साथ में एक ही समय में दो पैराडाइज में ये रह रहा था, क्योंकि जब ये अकेला रहेगा तो भाई नेचर के साथ इनरोल होगा, नेचर के तो एक तरह से दूसरा पैराडाइज हो गया। और एक तो पैराडाइज में रह ही रहा है जिसका नाम गार्डन ऑफ ईडन है। इसके बाद में क्या होता है? एंड्रयू मार्वेल वाज एन इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, सैटायरिस्ट, पॉलिटिकल। एंड्रयू मार्वेल एक इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट हैं, सैटायरिस्ट हैं और पॉलिटिशियन हैं। ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ जॉन मिल्टन। और एंड्रयू मार्वेल जो हैं जॉन मिल्टन के एक अच्छे खासे मतलब खास मित्र हैं, क्लोज फ्रेंड है। तो ये 14 पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द गार्डन। द गार्डन जिसको थॉट इन द गार्डन भी कहते हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए द गार्डन एक पोएम है, एंड्रयू मार्वेल ने लिखा है। एंड्रयू मार्वेल मेटाफिजिकल पोएट हैं। ये क्लासिकल पोएम है क्योंकि इसके स्टेंजा, रिदम और राइम, यहाँ तक कि वर्ड चॉइस भी क्लासिकल पोएट्री की ही तरह हैं। और पोएट जो हैं इस पोएम को सोसाइटी और सोशल लाइफ के साथ नेचर को कंपेयर करते हुए शुरू करता है। ठीक है, मतलब नेचर को सोसाइटी और सोशल लाइफ के साथ कंपेयर करता है और यहीं से ये पोएम शुरू भी होता है। पोएट ये चीज क्लेम करते हैं कि नेचर ही एक ऐसा वास्तविक प्लेस है जहां पर कंप्लीट लग्जरी प्राप्त किया जा सकता है। ये मेटाफिजिकल पोएम है। पोएम जो है रोमांटिक पोएम है क्योंकि ये नेचर के बारे में
है। और इस पोयम में पोएट के पर्सनल और इमोशनल फीलिंग्स का एक्सप्रेशन है, लाइफ के बारे में पर्सनल और इमोशनल फीलिंग्स का एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो कि नेचर और सोसाइटी में ये चीज होता है। मतलब ऐसे समझो, नेचर और सोसाइटी में जो जीवन का इनका पोएट का जो पर्सनल और इमोशनल फीलिंग का एक्सप्रेशन है, इस चीज को इन्होंने पोएम के थ्रू, द गार्डन पोएम के थ्रू एक्सप्रेस किया है ना। इसके बाद में ये पोएम 9 स्टेंजा से बना होता है। एक स्टेंजा में 8 लाइन होता है। 8 लाइन की स्टेंजा को ऑक्टेव बोलते हैं। मतलब कुल मिलाकर 72 लाइन है और एक एक ऑक्टेव का जो राइमिंग स्कीम होता है ए ए बी बी सी सी और डी डी होता है। पोएम इज सेट इन गार्डन, पोएम को गार्डन में सेट किया गया है। इसका थीम्स है नेचर, ब्यूटी, पोएटिक इमेजिनेशन और स्पिरिचुअलिटी। मेन थीम है, मेन थीम ये है कि पोएट बताए हैं कि नेचर में जो पीसफुल लाइफ होती है वो सोशल लाइफ और ह्यूमन लाइफ के कंपैरिजन में ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, ज़्यादा सेटिस्फाई होती है। और पोएम के 8th और 9th स्टेंजा में स्पीकर जो हैं अपने आप की कंपेयर जो है गार्डन ऑफ ईडन, गार्डन ऑफ ईडन में एडम से करते हैं। जब एडम अकेला था, वो बताते हैं कि एडम के लिए एक तरह से ये दूसरा स्वर्ग था कि वो अकेले जो है प्रकृति के साथ रह रहा है, और पहला स्वर्ग तो गार्डन ऑफ ईडन था ही। और एंड्रयू मार्वेल इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट, सैटारिस्ट और पॉलिटिशियन थे, और ये जो है जॉन मिल्टन के अच्छे खासे यानी कि क्लोज फ्रेंड थे। पर देखिए द ओवेन बर्ड, ये एक पोयम है और इससे रिलेटेड 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। देखिए द ओवेन बर्ड अ पोयम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये एक पोयम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इसको लिखा है। पब्लिश्ड इन 1916 इन माउंटेन इंटरवल, इसको पब्लिश किया गया था 1916 ईस्वी में। और कौन से मैगजीन में? तो माउंटेन इंटरवल मैगजीन में पब्लिश किया गया, और ये सोनेट फॉर्म में लिखा गया है। डिस्क्राइब्स एन ओवेन बर्ड सिंगिंग, और इस पोयम में ओवेन बर्ड के सिंगिंग को डिस्क्राइब किया गया है। स्पीकर पोर्ट्रेज द ओवेन बर्ड एज अ सिंगर हु एक्सप्रेसेस अबाउट नेचर, टाइम एंड लॉस। देखिए यहाँ पर इस ओवेन बर्ड पोयम में स्पीकर जो ओवेन बर्ड को पोर्ट्रे करता है एक सिंगर के रूप में, जो कि नेचर के बारे में, टाइम के बारे में और लॉस के बारे में या लॉस को एक्सप्रेस करता है, इन सब के थॉट्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और ये बर्ड, द बर्ड रिप्रेजेंट्स फ्रीडम और डिजायर टू बी फ्री, वाइल द केज सिंबलाइजेस कन्फाइनमेंट और ऑपरेशन। ये जो बर्ड्स हैं ये फ्रीडम को रिप्रेजेंट या डिजायर को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो केज होता है वो कन्फाइनमेंट या ऑपरेशन को सिंबलाइज करती है। बर्ड इज पर्सोनिफाइड सो दैट इट्स सॉन्ग इज गिवन ह्यूमन मीनिंग, बर्ड को पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए बर्ड के सॉन्ग को ह्यूमन मीनिंग दिया गया है और ह्यूमन रिजोनेंस दिया गया है ना। अ की थीम ऑफ बर्ड्स इज द स्ट्रगल टू सर्वाइव, बर्ड के केस में एक की थीम है, वो है स्ट्रगल टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना। और हाउ ह्यूमन रिएक्ट्स व्हेन डिजास्टर्स स्ट्राइक्स, और उस चीज को बताना कि जब कोई डिजास्टर्स स्ट्राइक होता है तब ह्यूमन किस तरह से रिएक्शन करते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ नेचर, टाइम एंड ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और जो है ये नेचर, टाइम और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के थीम को भी एक्सप्लोर करता है ये पोयम, जिसका नाम है द ओवेन बर्ड्स। इसके बाद में क्या होता है, ही पॉइंट्स अ रिच पिक्चर ऑफ नेचुरल वर्ल्ड इवोकिंग द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द फॉरेस्ट वेयर द ओवेन बर्ड्स सिंग्स। देखिए यहाँ पर पोएट जो हैं वो नेचुरल वर्ल्ड के एक रिच पिक्चर को पॉइंट्स आउट करते हैं, पेंट्स करते हैं, जहाँ पर वो जो है ओवेन वर्ड के सिंग्स को जिस ओवेन वर्ड जिस फॉरेस्ट में गा रही उस फॉरेस्ट के साउंड को, साइड्स को इवोक करते हैं। हाईलाइट्स द ब्यूटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, और इस पोयम के थ्रू नेचुरल वर्ल्ड के ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट किया जाता है। इट आल्सो एक्सप्लोर्स द ह्यूमन डिजायर फॉर मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और ये पोयम जो है मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए ह्यूमन डिजायर को एक्सप्लोर करती है। फोकसेस ऑन द साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन क्वेस्ट फॉर मीनिंग, और ये जो है मीनिंग के लिए, ठीक है, मीनिंग के लिए ह्यूमन क्वेस्ट और लाइफ के साइक्लिकल नेचर की बात करता है, या लाइफ के साइक्लिकल नेचर पर फोकस किया गया है।
ठीक है। तो ये है ओवेन बर्ड से रिलेटेड आपका कितना पॉइंट है, 14 पॉइंट से। एक बार इसको रिवाइज करिए। यहाँ पर देखिए ओवेन वर्ड एक पोयम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, 1916 में पब्लिश किया गया। किस मैगजीन में, तो माउंटेन इंटरवल मैगजीन में सोनेट फॉर्म में लिखा गया है। ओवेन वर्ड के सिंगिंग को डिस्क्राइब किया गया है। स्पीकर यहाँ पर ओवेन वर्ड को एक सिंगर के रूप में पोर्ट्रे करते हैं, और ये ओवेन वर्ड जो हैं नेचर, टाइम और लॉस के बारे में थॉट्स को, ओपिनियंस को एक्सप्रेस करती है। बर्ड्स जो हैं फ्रीडम या डिजायर को, फ्री होने के डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि केज जो है वो कन्फाइनमेंट या ऑपरेशन को सिंबलाइज करता है। बर्ड को पर्सोनिफाई किया गया है, इसलिए इसके सॉन्ग को ह्यूमन मीनिंग और ह्यूमन रिजोनेंस दिया गया है। ठीक है। और बर्ड का एक की थीम ये है, बर्ड के थ्रू दिखाया गया है, स्ट्रगल टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, और किस तरह से कोई डिजास्टर्स आने पर ह्यूमन रिएक्ट करते हैं, इस चीज को बताया गया है। और इसमें थीम्स ऑफ नेचर, टाइम और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को एक्सप्लोर किया गया है। पोयम जो है ओवेन बर्ड के सॉन्ग को रिफ्लेक्ट करता है। ओवेन बर्ड जो कि एक छोटी सी बर्ड होती है जिसको डिस्टिंक्टिव कॉल के लिए जाना जाता है ना। यहाँ पर पोएट जो है नेचुरल वर्ल्ड के रिच पिक्चर को पेंट्स करता है, और जो है उस फॉरेस्ट के साउंड या साइट्स को इवोक करता है जहाँ पर ओवेन बर्ड गाना गा रही है। और इस पोएम के थ्रू नेचुरल वर्ल्ड के ब्यूटी और कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट किया गया है। और ये पोएम जो है ह्यूमन मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए ह्यूमन डिजायर को भी एक्सप्लोर करता है। और इस पोएम में लाइफ के साइक्लिकल नेचर को और जो है मीनिंग के लिए ह्यूमन क्वेस्ट को भी फोकस करता है ये पोएम जिसका नाम है द ओवेन बर्ड। यहाँ पर एक पोयम है पाइड ब्यूटी, और पाइड ब्यूटी से रिलेटेड 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो देखिए, पाइड ब्यूटी एक पोयम है, अ पोयम रिटन बाय जिरार्ड मैनली हॉपकिंस। पाइड ब्यूटी एक पोयम है, इसको जिरार्ड मैनली हॉपकिंस, इनको शॉर्ट में GM हॉपकिंस भी कहते हैं। अ टाइप ऑफ कर्टल सोनेट, ये कर्टल टाइप का सोनेट है। कर्टल सोनेट वो होता है हैविंग 10 एंड हाफ लाइन, जिसमें 10 यानी कि 10.5 लाइन होती है जिस पोयम में, उसे कहते हैं कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट को GM हॉपकिंस ने ही इस टर्म को कॉइन आउट किया था। ठीक है। और पाइड ब्यूटी रिटन इन 1877 एंड पब्लिश्ड इन 1918। पाइड ब्यूटी को 1877 ईस्वी में लिखा गया और पब्लिश किया गया 1918 ईस्वी में। GM हॉपकिंस कॉइन्ड द टर्म कर्टल सोनेट। GM हॉपकिंस ने कर्टल सोनेट टर्म का कॉइन आउट किया, या इसको जो है एक तरह से इन्वेंट किया। पाइड मीन्स हैविंग 2 और मोर कलर्स। यहाँ पर पाइड ब्यूटी में पाइड का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक कलर। इन द पोयम में स्पीकर मोस्ट प्रेजेज अबाउट गॉड्स क्रिएशन। स्पीकर जो है सबसे ज्यादा गॉड्स की क्रिएशन की प्रशंसा करता है। पोयम में स्पीकर गॉड की क्रिएशन की प्रशंसा करता है। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, पाइड ब्यूटी इज द सॉन्ग ऑफ एडमायरेशन अबाउट गॉड्स क्रिएशन। पाइड ब्यूटी जो है गॉड्स क्रिएशन के बारे में जो है एक सॉन्ग ऑफ एडमायरेशन है। और पाइड ब्यूटी का जो मेन थीम है वो है स्पिरिचुअलिटी, नेचर, एओ, अमेजमेंट, ब्रेविटी और जो है क्रिएशन है। राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम ABC, देखिए इस पोएम पाइड ब्यूटी पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है, ABC, DBC और DC है। Through the poem Pied Beauty, the poet praises the variety and the beautiful things of the world which are fathered by the God। देखिए इस पोएम पाइड ब्यूटी के थ्रू पोएट GM हॉपकिंस जो हैं वर्ल्ड के डिफरेंट टाइप की वैरायटी और ब्यूटीफुल थिंग्स को प्रेज करते हैं जिसको कि भगवान ने बनाया है। बाय प्रेजिंग द क्रिएशन हॉपकिंस प्रेजेस द ऑलमाइटी गॉड। और इस तरह से क्रिएशन की यानी कि डिफरेंट टाइप की गॉड्स की क्रिएशन की प्रशंसा करते हुए हॉपकिंस जो है उस ऑलमाइटी गॉड की भी प्रशंसा करते हैं। ही ग्लोरीफाइज द इनफाइनाइट पावर ऑफ गॉड टू क्रिएट विसिट्यूड्स ऑफ थिंग्स। मतलब वो जो है इनफाइनाइट पावर ऑफ गॉड को ग्लोरीफाई करते हैं कि उसने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है। ठीक है। और देखिए द
द वर्ल्ड, इसको उसने किस तरीके से एक्सप्रेस किया है, द वर्ल्ड इज गॉड्स क्रिएशन एंड वी आर बिलोंग टू द गॉड, मतलब जो ये जो संसार है ना ये भगवान का क्रिएशन है और हम लोग जो हैं उसी भगवान से संबंधित हैं। एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप फॉर हिज लव, और हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें भगवान के द्वारा प्रेम और स्नेह से बनाई गई है। सो वी शुड ओपन हार्ट टू गॉड, इसलिए हमें गॉड को हार्ट एक जैसे ओपन हार्ट से गॉड का वेलकम करना चाहिए एंड पुट आवर ट्रस्ट इन हिम, और जो है हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। ठीक है। जेम हॉपकिंस इज आल्सो कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। देखिए जेम हॉपकिंस को फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री माना जाता है। हिज पोएम्स वर पब्लिश्ड पोस्टमसली इन अ बुक पोएम्स इन 1918। जेम हॉपकिंस की जो पोएम होती थी वो पोस्टमसली पब्लिश हुआ है ना, और किस बुक में, पोएम्स बुक में 1918 में। जेम हॉपकिंस इज ओनली वन अमंग द विक्टोरियन पोएट्स हु फाइंड्स होप इन गॉड। देखिए जेएम हॉपकिंस विक्टोरियन पोएट में से ये एक ऐसे इकलौते पोएट हैं जो कि गॉड में होप रखते हैं। ही सेज, और ये कहते हैं वर्ल्ड इज चार्ज्ड विद द ग्रैंडियर ऑफ गॉड, ये संसार को जो है उस गॉड के ग्रैंडियर के साथ चलाया जाता है, उस ऑलमाइटी गॉड के द्वारा चलाया जाता है। एज मोस्ट ऑफ द विक्टोरियन पोएट्स डील विद द थीम ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्जाइटी, डीके, लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड फेथ, जैसा कि विक्टोरियन पोएट में से मोस्ट ऑफ विक्टोरियन पोएट जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेशन की थीम से, एंग्जाइटी की थीम से, डीके की थीम से, लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज और फेथ की थीम से डील करते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका पाइट ब्यूटी से रिलेटेड 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। देखिए ये पाइट ब्यूटी एक पोयम है, इसको जी एम हॉपकिंस ने लिखा। ये एक कर्टेल सोनेट टाइप की पोयम है। कर्टेल सोनेट में 10.5 लाइन की पोयम होती है। 1877 में लिखा गया लेकिन 1918 में पब्लिश हुआ। जीएम हॉपकिंस ने इस कर्टेल सोनेट टर्म को कॉइन आउट किया, और पाइड का मतलब होता है दो या दो से अधिक कलर। पोयम में स्पीकर जो है गॉड्स की क्रिएशन की बहुत प्रशंसा करते हैं, और पाइड ब्यूटी को बताते हैं कि ये सॉन्ग ऑफ क्रिएशन है जिसमें गॉड्स के क्रिएशन के बारे में कहानी है। मेन थीम है स्पिरिचुअलिटी, नेचर, एओ, अमेजमेंट, ब्रेविटी और क्रिएशन। इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है, तो ए बी सी डी सी है। इस पोएम के थ्रू पोएट जो हैं डिफरेंट वर्ड के डिफरेंट टाइप की वैरायटी और ब्यूटीफुल चीज़ों की प्रशंसा करते हैं, और इसके साथ में ये भी बताते हैं कि ये सारी चीज़ें भगवान के द्वारा बनाई गई हैं। और इस तरह से क्रिएशन की प्रशंसा करते हुए हॉपकिंस जो है उस भगवान, उस ऑलमाइटी गॉड, उस सर्वशक्तिमान भगवान की भी प्रशंसा करते हैं जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, और इसके साथ में गॉड के इनफाइनाइट पावर को भी ग्लोरीफाइज करते हैं। और वो बताते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये गॉड का ही क्रिएशन है, और हम लोग भगवान से बिलोंग करते हैं, और हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें भगवान के ही प्यार और स्नेह से भगवान के ही द्वारा बनाई गई हैं। इसलिए हमें जो है भगवान का जो है ओपन हार्टली वेलकम करना चाहिए, और इसके साथ हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। जेम हॉपकिंस को फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री माना जाता है, और इनकी पोएम जो है पोस्टमसली पोम्स नाम की बुक में 1918 में पब्लिश हुई। जीएम हॉपकिंस जो है एक ऐसे विक्टोरियन पोएट थे जो कि भगवान में होप की बात करते हैं, और ये वर्ड को बताते हैं कि ये जो वर्ड है ना ये ग्रैंडियर ऑफ गॉड के साथ चार्ज्ड है। जैसा कि बाकी सारे जो अधिकांश विक्टोरियन पोएट होते थे वो थीम ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डीके, लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज और फेथ से डील करते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्ले जिसका नाम है एज यू लाइक इट, इससे रिलेटेड 13 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एज यू लाइक इट ये एक कॉमेडी प्ले है, और कॉमेडी प्ले में पेस्टरल कॉमेडी प्ले है। इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को, और मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 ईस्वी को 52 साल की एज में। पब्लिश्ड इन 1623
एज यू लाइक इट को कब पब्लिश किया गया? तो 1623 ईस्वी में पब्लिश किया गया। याद रखना 1623 1623 ईस्वी में पब्लिश किया गया। पर्सनालिटी डिस्गाइजेस थ्रू रोजलिंड एंड सीलिया। देखिए इस नॉवेल में पर्सनालिटी डिस्गाइज पाया जाता है जहां पर रोजलिंड अपने आप को डिस्गाइज करती है एक लड़की गैनीमेड के रूप में और सीलिया अपने आप को डिस्गाइज करती है एक लड़की एलाइना के रूप में। ठीक है, और इस नॉवेल का सोर्स क्या है? तो थॉमस लॉज का रोजेलिंडी है। रोजेलिंडी को पब्लिश किया गया था 1590 ईस्वी को। ये जो रोजेलिंड है ये थॉमस लॉज का प्रोज रोमांस वर्क है। ठीक, और थॉमस लॉज ये जो थे ये यूनिवर्सिटी बिट्स में से एक थे, है ना। और एज यू लाइक इट ये 5 एक्ट का प्ले है। 5 एक्ट प्ले, इसकी सेटिंग रखी गई फ्रांस और फॉरेस्ट ऑफ हार्डन। प्ले begins in France but quickly shift the action to the forest of garden। मतलब ये प्ले एज यू लाइक इट प्ले फ्रांस में तो शुरू होता है लेकिन बहुत ही जल्दी इस प्ले का एक्शन फॉरेस्ट ऑफ गार्डन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, एज यू लाइक इट प्ले के मेल प्रोटोगोनिस्ट कौन है? तो ऑरलैंडो है। और फीमेल प्रोटोगोनिस्ट कौन है? रोजेलिंड है। ठीक है, और इसकी बाद में बात किया जाए कौन कौन से करेक्टर्स हैं, तो करेक्टर्स में रोजेलिंड, ऑरलैंडो, ड्यूक सीनियर, जैक्स, टचस्टोन, सिल्वियस, सीलिया, ओलिवर, ड्यूक फ्रेडरिक, सर रोलैंड डी बॉयज और फोएबी, ऑड्री, विलियम, चार्ल्स, कोरिन, एमीन्स, लाइनस, एलाइना, गैनीमेड और एडम। ये डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स हैं। क्लियर है? थीम्स की बात किया जाए तो थीम क्या? लव, मैरिज, रोमांस, रिवेंज, रिग्रेट। मतलब लव है, मैरिज है, रोमांस है, रिवेंज है और पछतावा भी है, रिग्रेट भी है। इस नॉवेल में कुछ कपल होते हैं जो कि फाइनली शादी भी कर लेते हैं। कौन कौन है? ऑरलैंडो और रोजेलिंड, ठीक, ओलिवर और सीलिया, टचस्टोन और ऑड्रे और कोरिन और फोएबी। तो कोरिन की शादी फोएबी से होती है, टचस्टोन की शादी ऑड्रे से होती है और ओलिवर की शादी सीलिया से होती है और ऑरलैंडो की शादी जो है रोजेलिंड से होती है। तो ये 13 पॉइंट हैं किससे रिलेटेड? एज यू लाइक इट से रिलेटेड। तो चलिए इसे एक बार रिवाइज करिए। देखिए एज यू लाइक इट एक ये पेस्टोरल कॉमेडी प्ले है। इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी 52 साल में, 52 साल की एज में, 52 की एज में। और इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 ईस्वी को। मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 ईस्वी को। और ये कब पब्लिश हुई? 1623 ईस्वी में। इस नॉवेल में पर्सनालिटी डिस्गाइज पाया जाता है। रोजेलिंड गैनीमेड बन जाती है, गैनीमेड एक लड़का होता है और सीलिया एलाइना बन जाती है जो कि लड़की होती है। यानी गैनीमेड लड़का, एलाइना लड़की, ये दोनों भाई बहन का रोल करते हैं दोनों ही लड़की। इसका सोर्स क्या है? लॉज का रोजेलिंड है। रोजेलिंड को पब्लिश किया गया था 1590 में। रोजेलिंड एक प्रोज रोमांस है। थॉमस लॉज ने इसको पब्लिश किया था। थॉमस लॉज जो है यूनिवर्सिटी बिट्स में से एक हैं। ये एज यू लाइक इट ये 5 एक्ट का प्ले है। इसकी सेटिंग दो जगह रखी गई, फ्रांस और फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ये प्ले जो है फ्रांस में तो शुरू होता है लेकिन जल्दी ही इस प्ले का एक्शन जो है फॉरेस्ट ऑफ गार्डन में शिफ्ट हो जाता है ना। इस प्ले के जो मेल प्रोटोगोनिस्ट हैं वो ऑरलैंडो हैं, फीमेल प्रोटोगोनिस्ट हैं रोजेलिंड हैं। कैरेक्टर्स में रोजेलिंड, ऑरलैंडो, ड्यूक सीनियर, जैक्वेस, टचस्टोन, सिल्वियस, सीलिया, ओलिवर, ड्यूक फ्रेडरिक, सर रोलैंड डी बॉयज हैं और फोएबी, ऑड्रे, विलियम, चार्ल्स, कोरिन, एमीन्स, लाइनस, एलाइना, गैनीमेड और एडम्स हैं। थीम्स क्या इस नॉवेल का? लव, मैरिज, रोमांस, रिवेंज और रिग्रेट है। इस नॉवेल में कुछ कपल नॉवेल नहीं है, सॉरी भाई, कुछ इस प्ले में कुछ कपल होते हैं जो कि फाइनली शादी भी करते हैं। ऑरलैंडो की शादी रोजेलिंड से होता है, ठीक, ओलिवर की शादी सीलिया से होता है और जो है टचस्टोन की शादी ऑड्रे से होता है और कोरिन की शादी फोएबी से होता है। क्लियर है? देखिए यहाँ 16 पॉइंट हैं, 16 इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू कमिंग अप फॉर एयर। पहले ये समझते हैं कमिंग अप फॉर एयर होता क्या है। तो ये एक नॉवेल है और नॉवेल किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है। जॉर्ज ऑरवेल की 3 फेमस नॉवेल हैं, है ना, फेमस 3 नॉवेल्स ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। एक तो एनिमल फॉर्म है, दूसरा 1984 है और तीसरा है कमिंग अप फॉर एयर।
थीम्स, इसका थीम्स क्या है इस नॉवेल का कमिंग अप फॉर एयर का, तो थीम्स ऑफ नॉस्टैल्जिया, वार एंड एल्यूसिव क्वेस्ट फॉर एस्केप फ्रॉम ड्रेजरीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। देखिए मॉडर्न लाइफ के ड्रेजरीज से निकलने के लिए एल्यूसिव क्वेस्ट है और नॉस्टैल्जिया है और वार की थीम से डील करता है। मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है कमिंग अप फॉर एयर में, तो जॉर्ज बॉलिंग है। जॉर्ज बॉलिंग जो कि मिडिल एज्ड इंश्योरेंस सेल्समैन है। थ्रू आउट द नॉवेल जॉर्ज ऑरवेल मास्टरफुली पोर्ट्रेज जॉर्ज जॉर्ज इंटरगल सॉरी जॉर्ज इंटरनल स्ट्रगल। इस नॉवेल के थ्रू जॉर्ज ऑरवेल जो हैं जॉर्ज के इंटरनल स्ट्रगल को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, और वो भी किसके रेफरेंस में, विद द पैसेज ऑफ टाइम, लॉस ऑफ यूथ एंड इनएस्केपेबल रियलिटीज ऑफ कंटेम्प्रोरी सोसाइटी। एक पैसेज ऑफ टाइम के साथ, पैसेज ऑफ टाइम के रेफरेंस में, लॉस ऑफ यूथ के रेफरेंस में, और जो है कंटेम्प्रोरी सोसाइटीज के इनएस्केपेबल रियलिटीज के रेफरेंस में। इस पूरे नॉवेल में जॉर्ज ऑरवेल ने जॉर्ज बॉलिंग के इंटरनल स्ट्रगल को क्या किया है, पोर्ट्रे किया है, बहुत बखूबी तरीके से, बहुत अच्छे से किया है ना। जॉर्ज बॉलिंग लिविंग इन सब अर्बन लंदन, जॉर्ज बॉलिंग ये जो है सब अर्बन लंदन में रह रहा है, और इसके जो है चाइल्डहुड के विलेज का नाम है लोअर बिनफील्ड। चाइल्डहुड विलेज का नाम क्या है, लोअर बिनफील्ड। और ये जॉर्ज ऑरवेल्स की वाइफ का नाम है हिल्डा, याद रखना, जॉर्ज ऑरवेल्स वाइफ नेम हिल्डा, जॉर्ज ऑरवेल की वाइफ का नाम हिल्डा। इनके 2 बच्चे थे जॉर्ज ऑरवेल के। समरी की बात किया जाए तो कमिंग अप फॉर एयर की समरी जो है 8 सेक्शन में पूरी तरह से कंप्लीट किया जा सकता है। एक है विंडफॉल एंड अ प्लान, दूसरा द अनरिकॉग्नाइजेबल विलेज, तीसरा इनकाउंटर्स विद द पास्ट, और नेक्स्ट फोर्थ है रिफ्लेक्शंस ऑन चेंज एंड लॉस, और फिफ्थ है अ ग्लिम्स ऑफ वार, और सिक्स है द रिटर्न होम, और 7 नंबर है कन्फ्रंटेशन एंड रियोलेशन, और 8 नंबर है एक्सेप्टेंस एंड द वे फॉरवर्ड। अब देखिए जॉर्ज ऑरवेल, इनका जन्म हुआ था 1903 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 1950 ईस्वी को। ये जॉर्ज ऑरवेल का लाइफ स्पैन है 1903 से 1950। वाज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक। जॉर्ज ऑरवेल एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट था, एसेइस्ट था, जर्नलिस्ट था और क्रिटिक था। अब देखिए नॉवेल की थीम की बात किया जाए, कमिंग अप फॉर एयर नॉवेल की थीम क्या है, नॉस्टैल्जिया एंड लॉस ऑफ इनोसेंस, और दूसरा है द इनएबिलिटी द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज, और तीसरा द इल्यूजन ऑफ एस्केप, और नेक्स्ट है वार एंड फेरोसिटी ऑफ पीस, और नेक्स्ट है आपका द सर्च फॉर ऑथेंटिसिटी। तो यहाँ पर 5 थीम्स दिया गया है कमिंग अप फॉर नॉवेल की थीम में, नॉस्टैल्जिया एंड लॉस ऑफ इनोसेंस, द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज, और इसके बाद द इल्यूजन ऑफ एस्केप, वार एंड फेरोसिटी ऑफ वार, द सर्च फॉर ऑथेंटिसिटी। इसके बाद में देखिए इस नॉवेल को पब्लिश किया गया 12 जून 1939 ईस्वी को विक्टर गोलेंज के द्वारा, ठीक है। कमिंग अप फॉर एयर नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 12 जून 1939, 12 जून 1939 को पब्लिश किया गया विक्टर गोलेंज के द्वारा। इसके बाद में कब लिखा गया इस नॉवेल को, इस नॉवेल को 1938 से 1939 के बीच में लिखा गया, और इस नॉवेल का जेनर जो है वो सैटारिकल नॉवेल है, मतलब ये सैटारिकल नॉवेल है। और इसमें कमिंग अप फॉर एयर इस नॉवेल में कितने पेज हैं, तो इस नॉवेल में लगभग 237 पेज हैं, और कमिंग अप फॉर एयर जो है ये जॉर्ज ऑरवेल की 7वें नंबर की किताब है, और जो है 4थे नंबर की नॉवेल है, याद रखना 7वें नंबर की किताब है लेकिन 4थे नंबर की नॉवेल है। ओके, तो ये है 16 पॉइंट रिलेटेड टू कमिंग अप फॉर एयर। एक बार इसको रिवाइज करिए। देखिए कमिंग अप फॉर एयर इस नॉवेल को लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, ये एक नॉवेल है। जॉर्ज ऑरवेल की 3 नॉवेल्स यहाँ पर दी गई हैं, एनिमल फार्म 1984, कमिंग अप फॉर एयर, और ये कमिंग अप फॉर एयर जॉर्ज ऑरवेल का 4थे नंबर का नॉवेल है और 7वें नंबर की किताब है, ठीक है। इसका थीम जो है नॉस्टैल्जिया, वार और एल्यूसिव क्वेस्ट फॉर एस्केप फ्रॉम ड्रेजरीज ऑफ मॉडर्न लाइफ। मेन प्रोटोगोनिस्ट जो हैं जॉर्ज बॉलिंग है जो कि मिडिल एज्ड इंश्योरेंस 45 ईयर सेल्समैन है, ठीक है। और इस पूरे के पूरे नॉवेल में जॉर्ज ऑरवेल ने मास्टरफुली रूप से जो है जॉर्ज बॉलिंग के इंटरनल स्ट्रगल को पोर्ट्रे किया है, वो भी किसके रेफरेंस में, पैसेज ऑफ टाइम, लॉस ऑफ यूथ और इनएस्केपेबल रियलिटीज ऑफ
कंटेम्प्रोरी सोसाइटी के रेफरेंस में। इसके बाद में जॉर्ज वॉलिंग जो है सबर्बन लंदन में रह रहे हैं और इनके विलेज का नाम है लोअर बिनफील्ड। जॉर्ज वॉलिंग्स की वाइफ का नाम है हिल्दा और जॉर्ज वॉलिंग की ये जो कमिंग अप फॉर एयर है इसकी समरी को 8 सेक्शन में कंप्लीट किया जा सकता है। पहला है अ विंडफॉल एंड अ प्लान, दूसरा द अनरिकॉग्नाइजेबल विलेज और तीसरा इनकाउंटर्स विद द पास्ट और नेक्स्ट है रिफ्लेक्शंस ऑन चेंज एंड लॉस और नेक्स्ट है अ ग्लिम्स ऑफ वार और छठा है द रिटर्न होम और 7 नंबर पर है कन्फ्रंटेशन एंड रिवॉल्यूशन और 8 नंबर पर है एक्सेप्टेंस एंड द वे फॉरवर्ड। देखिए जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 1903 ईस्वी में, मृत्यु 1950 ईस्वी में। ये एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट और क्रिटिक थे। इस नॉवेल की थीम की बात किया जाए तो नॉस्टैल्जिया एंड लॉस ऑफ इनोसेंस, द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज, द इल्यूजन ऑफ एस्केप, वार एंड फेरोसिटी ऑफ पीस और द सर्च फॉर ऑथेंटिसिटी। इसके बाद में कमिंग अप फॉर एयर इस नॉवेल को 12 जून 1939 ईस्वी में पब्लिश किया गया। किसने पब्लिश किया तो विक्टर गोलेंज ने पब्लिश किया इस नॉवेल को। और इसको कब लिखा गया 1938 से 1939 के बीच में लिखा गया। इसका जेनरा क्या है, इसका जेनर है सैटारिकल नॉवेल है ना। ये कितने पेज की है ये नॉवेल तो 237 पेज की है। और कमिंग अप फॉर एयर ये जॉर्ज ऑरवेल की 7वें नंबर की किताब है और चौथे नंबर का नॉवेल है। ये जॉर्ज ऑरवेल जो है फेमस इंग्लिश राइटर थे। क्लियर तो यहाँ पर अफाइन बैलेंस से रिलेटेड 14 फैक्चुअल पॉइंट हैं। देखिए अफाइन बैलेंस क्या है, अफाइन बैलेंस एक नॉवेल है। इसको लिखा है रोहिंटन मिस्ट्री ने। इनका जन्म होता है 1952 को बॉम्बे में। ये एक डायस्पोरा राइटर है। रोहिंटन मिस्ट्री वाज इंडियन बॉर्न कैनेडियन राइटर। ये जो है इंडियन बॉर्न कैनेडियन राइटर थे। और 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल ऑफ रोहिंटन मिस्ट्री। रोहिंटन मिस्ट्री का 3 इम्पॉर्टेंट नॉवेल है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फर्स्ट नॉवेल है सच अ लॉन्ग जर्नी, सेकंड नॉवेल है अफाइन बैलेंस और थर्ड नॉवेल है फैमिली मैटर्स। तो यहाँ पर अफाइन बैलेंस ये रोहिंटन मिस्ट्री का सेकंड नॉवेल है। इसके बाद में इसका जेनरा क्या है तो इसका जेनरा जो हिस्टोरिकल फिक्शन या सोशल फिक्शन है। ये कब पब्लिश हुआ 1995 ईस्वी में पब्लिश हुआ। और इस नॉवेल के लिए इन्होंने 1995 में अर्न 1995 गिलर प्राइज 1995 में गिलर प्राइज अर्न किया एंड शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज इन 1996 और 1996 में बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया इसको। अच्छा इस नॉवेल अफाइन बैलेंस की सेटिंग क्या है तो अननेम्ड सिटी बाय द सी 1975 में जो ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड और मिड 1980s है और अर्ली 20th सेंचुरी है। नरेटर इसमें थर्ड पर्सन नरेशन है। मेन कैरेक्टर कौन है दीना दलाल या इसका पहले का नाम होता है दीना सर्राफ होता है लेकिन जब बाद में रुस्तम दलाल से शादी होती है तब इसका नाम दीना सर्राफ से चेंज होकर दीना दलाल हो जाता है। इसके बाद में दूसरा कैरेक्टर है मानिक। मानिक जो है 17 ईयर सन ऑफ अबन। मानिक जो है 17 साल का है और दीना की स्कूल फ्रेंड अबन का बेटा है। ओम ये ईश्वर नेफ्यू ओम प्रकाश दर्जी जो है ये ईश्वर का भतीजा होता है। और ईश्वर ओम शंकर ईश्वर जो है ओम का चाचा है। नारायण ये ओम्स ब्रदर नारायण जो है ओम का भाई है। और ठाकुर धर्मसी। इसके बाद अविनाश अविनाश जो है मानिक फ्रेंड अविनाश मानिक का दोस्त है। और रेंट कलेक्टर ऑफ दीना दीना का रेंट कलेक्टर यानी कि रेंट कलेक्टर दीना जिस फ्लैट में रहती है उसका रेंट कलेक्ट करने वाला है ये मालिक है ना। और इसके बाद में नुस्वान ये दीनाज ब्रदर दीना का भाई है ठीक। और रोजी रोजी की शादी हुई थी नुस्वान से वाइफ ऑफ नुस्वान। रुस्तम दलाल ये जो है हस्बैंड ऑफ दीना दीना के हस्बैंड है इनकी डेथ हो जाती है ठीक है। और दुखी ये जो दुखी हैं ये फादर ऑफ नारायण एंड ईश्वर नारायण और ईश्वर के पिताजी हैं। तो मेन कैरेक्टर्स में आते हैं दीना दलाल या दीना सर्राफ मानिक ओम ईश्वर नारायण ठाकुर धर्मसी अविनाश रेंट कलेक्टर ऑफ दीना नुस्वान रोजी रुस्तम दलाल और दुखी। इसके बाद में थीम्स क्या है इस नॉवेल का थीम है कास्ट सिस्टम सोशल कंडीशंस रिप्रेशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी और फैमिलियल बॉन्ड एमिड्स पॉलिटिकल टर्मोइल।
देखिए एट एंड लास्ट में क्या होता है, मानिक रिटर्न्स इंडिया इन 1984। लास्ट में मानिक 1984 ईस्वी में इंडिया में वापस आ जाता है, दुबई से इंडिया में वापस आता है, ये दुबई में जॉब के लिए गया होता है, ठीक। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद कॉमिट्स सुसाइड, कुछ समय के बाद ये आत्महत्या कर लेता है फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और इधर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए दीना टेक्स टेलरिंग कंट्रास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द रिवोयर एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स होगा। दीना जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ये और रिवोयर एक्सपोर्ट से टेलरिंग का वर्क ले लेती हैं। और मैनहुड, यहाँ पर इस नॉवेल में क्या होता है, मैनहुड के बदले राशन कार्ड मिलता था, यानी कि स्टरलाइजेशन देना पड़ता था, और इसे एफपीसी बनता था, फैमिली प्लानिंग सर्टिफिकेट मिलता था, और जिससे राशन मिलता था। मेजर थीम्स क्या है इस नॉवेल का, तो इस नॉवेल का मेजर थीम है आपका इमरजेंसी, 1975 टू 1977 इमरजेंसी पीरियड लगा था। ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी, जब ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी के नाम पर जो है रिमूविंग ऑफ झोपड़पट्टी को रिमूव किया जा रहा था। इसके बाद स्टरलाइजेशन के थ्रू एफपीसी मिलता था, फूड सॉरी फैमिली प्लानिंग सर्टिफिकेट मिलता था। 1984 टर्मोइल और मेटाफर ऑफ क्विल्ट, और इसके बाद मीनिंग ऑफ बैलेंस, सोसाइटल कंडीशंस और कास्ट सिस्टम। तो ये 14 पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू अ फाइन बैलेंस। तो एक बार इसको रिपीट कर लीजिए, 14 पॉइंट कौन से हैं। ये नॉवेल है, इसको रोहिंटन मिस्ट्री ने लिखा। रोहिंटन मिस्ट्री डायस्पोरा राइटर हैं। रोहिंटन मिस्ट्री का जन्म 1952 ईस्वी को होता है बम्बई में, ठीक है। रोहिंटन मिस्ट्री इंडियन बॉर्न कनेडियन राइटर हैं, और इनका 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल है रोहिंटन मिस्ट्री का। फर्स्ट नॉवेल है सच अ लॉन्ग जर्नी, और सेकंड नॉवेल है अ फाइन बैलेंस, थर्ड नॉवेल है फैमिली मैटर्स। और इसका जेनरा क्या है, तो हिस्टोरिकल फिक्शन या जो सोशल नॉवेल है। पब्लिश कब हुई अ फाइन बैलेंस, 1995 में, और 1995 में ही गिलर प्राइज अर्न किया, और 1996 में बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई। और इसकी सेटिंग जो है अननेम्ड सिटी बाई द सी 1975 में, और मिड 1980s में, और अर्ली 20th सेंचुरी में। नैरेटर कौन है, थर्ड पर्सन नैरेशन। मेन कैरेक्टर में दीना दलाल या दीना सर्राफ हैं, और मानिक है ना, मानिक है जो कि 17 साल का जो है ये लड़का होता है, इनकी स्कूल फ्रेंड अबन का बेटा होता है, ठीक है। ओम ईश्वर का भाई है, सॉरी ओम ईश्वर का जो है भतीजा है, और ईश्वर जो है ओम का चाचा है। नारायण ये ओम का भाई है। ठाकुर धर्म सिंह ये जो है अपर कास्ट पीपल है, ठीक है। अविनाश ये मानिक का फ्रेंड है। रेंट कलेक्टर ऑफ दीना है। नुसवान जो कि दीना का भाई है। रोजी जो कि नुसवान की वाइफ है। रुस्तम दलाल जो कि दीना का हस्बैंड है, इसकी डेथ हो चुकी है ना। दुखी जो कि नारायण और ईश्वर के पिताजी होते हैं। इस नॉवेल का थीम है कास्ट सिस्टम, सोसाइटल कंडीशंस, रिप्रेशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, फैमिलियल बॉन्ड एमिड्स पॉलिटिकल टर्मोइल। और जो है कुछ मेजर थीम्स हैं, जैसे इमरजेंसी पीरियड 1975 से 77 तक, ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी, रिमूविंग ऑफ झोपड़पट्टी हो रही थी इसमें, और स्टरलाइजेशन, फूड प्लानिंग सर्टिफिकेट मिलता था स्टरलाइजेशन के बदले। 1984 टर्मोइल, और जो है मेटाफर ऑफ क्विल्ट, मीनिंग ऑफ बैलेंस, सोसाइटल कंडीशंस और कास्ट सिस्टम। इसके बाद देखिए एट द एंड में क्या होता है, मानिक रिटर्न्स इंडिया इन 1984 फ्रॉम दुबई। अंत में मानिक जो है दुबई से 1984 में भारत आ जाता है, और कुछ समय के बाद ये सिचुएशन को देखते हुए इसको लाइफ बेफिजूल लगती है, और ये आत्महत्या कर लेता है। और इधर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए दीना ने अपने फ्लैट में जो है रिवोयर एक्सपोर्ट से टेलरिंग वर्क का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था, ठीक है। और इमरजेंसी पीरियड में राशन कार्ड, मतलब मैनहुड के बदले में राशन कार्ड मिलता था। मैनहुड के बदले मतलब एक तरह से स्टरलाइजेशन होता था, ठीक।